केंद्रीय जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, मुंबई में एक प्रोग्राम आज आपने अटेंड किया, उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि 2024 तक देश के हर घर में टैप वाटर पहुंच पाएगा, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वाटर स्ट्रेस नेशन की भी बात की। तो किस तरह से इस चीज को बैलेंस करके लोग देख सकते? देखिए, प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता को लेकर के मैंने अपनी बातचीत में कहा था कि वो आज़ादी के बाद से अगर आज तक तुलना करें तो वो 1/3 रह गई है। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हमारे यहाँ बरसात या पानी कम हुआ है। क्लाइमेट चेंज के कारण से बेशक चुनौतियां बढ़ी है, लेकिन कुल प्रतिवर्ष बरसात से, बर्फ से जो पानी हमको मिलता है, हमारी नदियों में जो आता है, हमारी जल स्रोतों में आता है, जो रिचार्ज होता है हर साल, वो देखते हुए हमारी उपलब्धता जो है उतनी ही है। लेकिन क्योंकि आबादी 3-3.5 गुना बढ़ी है, इसलिए प्रति व्यक्ति दबाव जो है वो बढ़ा है, अनुपात कम हुआ है। जहां तक पीने के पानी का प्रश्न है, कुल उपलब्ध पानी में से या कुल उपयोग किए जाने वाले पानी में से केवल 5-6% ही उसके लिए आता है। इसलिए भारत जैसे देश में अभी जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि हम पानी का ठीक से प्रबंधन करें। कृषि के क्षेत्र में जो उपयोग होने वाला पानी है उसकी मात्रा को कम करें, स्मार्ट इरिगेशन मेथड्स को जो है वो इम्पोज करें, और उसके साथ साथ में जो पानी घरों से या इंडस्ट्री से यूज होकर के निकलता है उसको रिसाइकल करके अदर पर्पसेस के लिए रीयूज करें। इन दोनों के माध्यम से यदि हम, इन दोनों तरीकों से यदि हम प्रबंधन करें, इन दोनों माध्यम से हम देश को आने वाले लंबी अवधि के लिए अभी भी वाटर सिक्योर बना सकते हैं। ऐसी स्थिति है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस मिशन के माध्यम से हमने पिछले लगभग 2.5 साल की अवधि में हमने 6 करोड़ 15 लाख से ज्यादा घरों को कनेक्शन देने में कामयाबी प्राप्त की। आज़ादी से लेकर के और जब ये मिशन प्रारंभ हुआ था तब तक देश में 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। वो आंकड़ा बढ़कर के अभी 6 करोड़ 40 लाख के आसपास में पहुंचा है। 16-16.5% से बढ़कर के 50% के पास पहुंचने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़े, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सर, बात करें कई जगहों पर या राजस्थान ऐसी स्टेट्स में गर्मी काफी ज्यादा देखी जा रही है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पर भी असर पड़ा है, तो क्या कहीं ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है? कुछ राज्यों में सूखे की स्थिति बन सकती है जिस तरह से पानी का लेवल डिटीरियोरेट हो रहा है गर्मी की वजह से? निश्चित रूप से देश का एक बहुत बड़ा भूभाग है। हमें ये मानना पड़ेगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा जमीन में से पानी निकालने वाला देश हम है, और इस अति दोहन का दुष्प्रभाव कहीं न कहीं देखने को मिला है। देश के कुल ब्लॉक्स में से लगभग 20% ब्लॉक ऐसे हैं जो या तो स्ट्रेस में है या ओवर एक्सप्लॉइट हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पहली बार देश में डिमांड साइड मैनेजमेंट विद पीपल्स पार्टिसिपेशन, कि गांव के लोग अपने गांव में उपलब्ध पानी की चिंता करें, उसका बजटिंग करें, जमीन पर गिरने वाली हर बरसात की बूंद के पानी को सहेजे हुए पानी को विवेकपूर्ण उपयोग करें, और उपयोग किए हुए पानी को वापस रिसाइकल करके उपयोग करें। इस दिशा में अटल भूजल मिशन प्रारंभ किया है। हमने देश के सारे एक्वीफर्स को भी मैप किया है। उन दोनों को जोड़ करके अटल भूजल योजना में हम देश के 7 प्रदेशों में एक पायलट की तरह हमने लागू किया है। लगभग 79 डिस्ट्रिक्ट्स में उस पर काम कर रहे हैं, और जिस तरह के परिणाम उसके कारण से मिल रहे हैं, एक चेतना का वायुमंडल जिस तरह से बन रहा है, मैं ये मानता हूं कि उसके इस दिशा में अगर हम और अधिक गति से काम करें, लेकिन जल राज्यों का विषय है, इसलिए राज्यों को भी इसमें जिम्मेदारी के साथ में काम करना पड़ेगा और इसको जन जन का विषय बनाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी आग्रह किया है और प्रत्येक सांसद से आग्रह किया है कि हर जिले में कम से कम 75 ऐसी अवसंरचनाएं बनानी चाहिए जिनमें हम जो है बरसात के पानी को रोक सकें। इधर हम नए सरफेस रिजर्वायर तालाब ऐसे बनाए, और हम जो पुरानी ट्रेडिशनल तालाब हैं उनको सबका गहरा करके उन सब की मिट्टी हटा के उन सब के कैचमेंट एरिया को ट्रीट करके सुदृढ़ीकरण करें। यदि हम आज देखेंगे पिछले अनुभवों के आधार पर, माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे उन्होंने सुजलाम सुफलाम योजना की थी। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जलयुक्त शिविर महाराष्ट्र में कार्यक्रम किया था। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना राजस्थान में हुई थी। हमारे आंध्र प्रदेश में नीरू चेट्टू ऐसी योजना हुई।
बिहार में जल जीवन हरियाली ऐसी योजना, देश के अनेक प्रांतों ने अपने स्तर पर इस तरह से काम किया। और जहां जहां ठीक से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित इस तरह के जल संरक्षण और संचय के काम किए गए, उसी के कारण से उस क्षेत्र में तो प्रभाव पड़ा ही। ओवरऑल एवरेज नेशनल इंडेक्स में भी जो भूगर्भ के जल का स्तर पहले गिर रहा था, अगर 10 साल पिछले की जो है परिप्रेक्ष्य में तुलना करें तो वो गिरने का ट्रेंड कम होकर के इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ आगे बढ़ा है। ये बहुत उत्साहवर्धक है, लेकिन हमें इस दिशा में और अधिक व्यापक प्रयास करने पड़ेंगे, और अधिक गंभीरता से प्रयास करने पड़ेंगे, और अधिक बड़े पैमाने पर, सो स्केल स्पीड दोनों बढ़ा करके हमको इसमें काम करना पड़ेगा। राज्यों के साथ सहयोग की आप बात कर रहे थे। पिछले दिनों में हमने देखा कि एआरसीपी को लेकर के कई, आप कह सकते हैं, वाद विवाद हुआ, बहस हुई। अशोक गहलोत जो है उन्होंने आपके ऊपर एक कमेंट भी कर डाला, तो क्या कहना चाहेंगे वो स्कीम के बारे में? क्या उसे सेंटर फंडेड स्कीम बनाने का कोई प्लान था, और आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मैं ईआरसीपी के परिप्रेक्ष्य में आपको ले जाना चाहता हूँ। जब नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान की नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं जब चिन्हित की गई थी, शायद अटल जी का सपना था, सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में जो टास्क फोर्स बनी थी उसने, और बाद में 10 साल, जब आज राजनीति करते हैं गहलोत साहब, जब 10 साल तक उनकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो खुद उस बीच में 5 साल मुख्यमंत्री थे, तब उनको ईआरसीपी या ऐसी कोई परियोजना याद नहीं आई थी। उसका हिस्सा था पार्वती, उन ग्रिड्स जो 31 लिंक्स आइडेंटिफाई किए गए थे, उसमें से एक पार्वती, कालीसिंध और चंबल लिंक था। वसुंधरा जी की सरकार के अंतिम समय में पीकेसी लिंक को एक्सटेंड करके इस ईआरसीपी की कल्पना की गई। निश्चित रूप से राजस्थान के उन जिलों के लिए वो उपयोगी है, लेकिन भारत सरकार किसी भी इंटरस्टेट परियोजना का, जो इंटरस्टेट रिवर पर बनी है या बनने के लिए प्रस्तावित है, उसका जब मूल्यांकन करता है, उसका जब अप्रेजल करता है, तो ये शर्त रहती है कि वो उसमें 75% डिपेंडेबिलिटी पर रहे। मीन्स 4 साल में से 3 साल कितना पानी रहेगा, उसके अनुरूप स्ट्रक्चर्स बनाए जाए। तो राजस्थान ने ये जो ड्राफ्ट बनाया है, ये प्रारूप 50% डिपेंडेबिलिटी पे बनाया कि 4 साल में 2 साल पानी रहेगा। अगर 50% डिपेंडेबिलिटी पे किसी भी प्रदेश को हमने आज तक भारत सरकार ने, जो भारत सरकार के तय मानक हैं, उन मानकों के अनुरूप स्वीकृति प्रदान नहीं की है, तब किस तरह से जो है केवल राजस्थान को इसकी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है? मैंने इस विषय के स्पष्टीकरण के लिए कि राजस्थान को कैसे हम इसके माध्यम से बेनिफिट दे सकते हैं, राजस्थान 75% पर माने, क्योंकि मध्य प्रदेश की आपत्ति है कि हम 50% पे इस परियोजना को अनुमति नहीं देंगे। और उन्होंने साफ लिख करके कहा भी, और मीटिंग्स में उनके अधिकारियों ने भी कहा, उनके राजनीतिक नेतृत्व ने भी कहा कि अगर राजस्थान को आप किसी तरह से नियमों में परिवर्तन करके और अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, हम भी 50% पर परियोजनाएं बनाएंगे, हमको भी स्वीकृति मिलेगी, तो नीचे कभी पानी पहुंचेगा नहीं। और इस राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत सरकार की जिद के कारण से पूरे देश में प्रदेशों के बीच में एक नया संकट जो है, एक नई चुनौती, एक नया वैमनस्य का भाव पैदा होने वाला है। हमने आग्रह किया, मैंने खुद मीटिंग्स बुलाई, 10 बार हमने मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में सहमति बना करके राजस्थान के अधिकारियों से बात करके उनको समझाने की कोशिश की। मैंने अशोक गहलोत साहब के साथ में भी उनकी जो है अनुकूलता के लिए जयपुर में आकर के पहले भी मीटिंग रखी थी, अभी पिछले 8 तारीख को भी रखी थी। दोनों ही बार उन्होंने जयपुर में होते हुए भी असमर्थता व्यक्त की कि मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। मुझे नहीं समझ में आता कि उनको मुझसे परहेज है या राजस्थान की इस परियोजना से परहेज है, वो क्यों नहीं आना चाहते, लेकिन उन्होंने आने में असमर्थता व्यक्त कर दी। तीसरा विषय, वो बार बार इसे जो है राष्ट्रीय परियोजना बनाना ऐसी राजनीति करते हैं। राष्ट्रीय परियोजना बने राजस्थान की है, लेकिन राष्ट्रीय परियोजना का भी फंडिंग पैटर्न 60-40% का है। अगर 40% पैसा राजस्थान की सरकार को देना है, तो इस योजना का अनुमानित मूल्य लगभग 50,000 करोड़ होगा, जो जिसके हिसाब से जो है 20,000 करोड़ रुपया आज की स्थिति में राजस्थान सरकार को खर्च करना पड़ेगा। हमने प्रयास किया कि इसमें इस तरह से इस योजना को बने कि ये इंटरलिंकेज में आ जाए। इंटरलिंकेज ऑफ रिवर का अगर ये प्रोजेक्ट हो जाता है, तो जिस तरह से केन और बेतवा को 90-10 का फंडिंग रेशियो मिला है, इस तरह का राजस्थान को मिलने की भी संभावना है। लेकिन उसके लिए हमें मध्य प्रदेश के साथ में समझौता करना पड़ेगा। लेकिन
राजस्थान के मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि उनके लिए ये लोगों को पीने का पानी मिले उससे संबद्ध विषय न होकर के वो इसे राजनीतिक औजार के रूप में, हथियार के रूप में काम में लेना चाहते हैं और इसके दम पर अपनी एक नई राजनीति खड़ा करना चाहते हैं। पिछले दिनों में करौली के दंगे के बाद में और धौलपुर की घटना के बाद में जिस तरह की जो है वो फजीहत राजस्थान सरकार की हुई, उस फजीहत की खिसियाहट से निकलने के लिए अभी उन्होंने ये जो है ईआरसीपी के राग को छेड़ा है। ईआरसीपी राजस्थान के लिए उपयोगी है, निश्चित रूप से उपयोगी है और इसको भारत सरकार करना भी चाहती है, लेकिन राजस्थान सरकार को बैठ करके मध्य प्रदेश के साथ में इस समझौते को मूर्त रूप देना ही होगा। उसके बिना ये बन नहीं पाएगी। राजस्थान सरकार ने सिर्फ राजनीतिक लाभ की दृष्टि से बजट में एक 9,600 या 800 करोड़ रुपए की घोषणा की है। मध्य प्रदेश ने तुरंत उस पर आपत्ति दर्ज कराई है कि आप राजस्थान को रोकें वरना हमको मजबूरन न्यायालय में जाना पड़ेगा। और यदि आप 50% डिपेंडेबिलिटी पर परमिशन दोगे तो हम भी 50% डिपेंडेबिलिटी पर प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिनके बनाने से, जैसा मैंने कहा, पूरे देश में राज्यों के बीच में एक संकट खड़ा होगा। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो है वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि पैडी प्रोक्योरमेंट को लेकर के उन्हें दिक्कत है केंद्र की जो शासन है उससे, और पहले किसानों का मोर्चा देखा, उसके बाद ये किस तरह से इस पर आपका कमेंट करना? देखिए, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद में जिस विषय को लेकर के किसान हमेशा हर एक आंदोलन में चर्चा करते थे कि लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, सरकार में आने के बाद से निरंतर इस बात को इंश्योर माननीय मोदी जी ने किया कि सारी प्रिक्योरमेंट होने वाली कमोडिटीज, जो 25 में से 24 कमोडिटीज जिन पर एमएसपी में प्रिक्योरमेंट के लिए एमएसपी की घोषणा होती है, उन सब में 50% लागत का लाभकारी मूल्य मिले, इसको सरकार ने सुनिश्चित किया है। और पिछले वर्षों में यदि तुलना करके देखें तो पिछले 8 साल में जिस तरह से प्रिक्योरमेंट हुआ है या पिछले 3 या 4 साल में जिस तरह के प्रिक्योरमेंट हुआ है, हर साल अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड जो है मोदी सरकार तोड़ रही है। इसलिए मोदी सरकार को कम से कम प्रिक्योरमेंट को लेकर के कटघरे में खड़ा करने के लिए राजनीति करने से पहले हकीकत और आंकड़ों को देखने की और समझने की आवश्यकता है। 2 दिन पहले ही रामनवमी थी, देश में कई जगहों पर सेलिब्रेट की गई, मुंबई में भी कई जगहों पर हुई, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हादसे सामने आ रहे हैं कि मस्जिदों के बाहर ढोल बजाने पर पुलिस ने उन जिन लोगों जो प्रोसेशन में शामिल थे उनके ऊपर केस दर्ज किए गए। इस पर कुछ टिप्पणी करें? देखिए, चाहे करौली में हिंदू नववर्ष के लिए घटना हुई हो, उस पर जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई हो, चाहे खरगोन में हुई हो, चाहे महाराष्ट्र में हुई हो, देश भर में अनेक जगह नववर्ष के उत्सव पर मनाए जाने वाले कार्यक्रम पर या रामनवमी के जुलूस पर इस तरह से पथराव और मजहब के आधार पर इस तरह के आक्रमण की घटनाएं हुई है। मुख्य प्रश्न निश्चित रूप से इस समय में यह होना चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं देश में जिनको भारतीय नववर्ष या भगवान राम, जो देश के सभी करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, उनका जन्मदिवस मनाने या भारतीय नववर्ष मनाने को लेकर के आपत्ति है। इस ऐसे विषयों को लेकर के किनके पेट में दर्द है और ऐसी ताकतों को प्रश्रय कौन देता है? मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूंगा कि इसको उजागर करने की आवश्यकता है। करौली के दंगा पूरे देश ने नहीं, दुनिया ने देखा। आजकल छुपा कुछ नहीं रहता है मीडिया में, क्योंकि सभी लोगों के हाथ में मोबाइल और कैमरा है, हर एक व्यक्ति रिकॉर्ड करता है। किस तरह का भयावह दृश्य था। छत पे से टनों पत्थर गिराए जा रहे थे और पत्थर गिराने के से भी पेट नहीं भरा। उसके बाद में मोटरसाइकिलें तोड़ी जा रही थी, गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, आग लगाई जा रही थी और पुलिस मूक दर्शक की तरह खड़े होकर के वहां तमाशबीन बनी थी। और इतना सब होने के बाद में भी सरकार के मुख्यमंत्री राजस्थान के वो इस तरह के बयान दें कि इसमें किसकी दुकानें ज्यादा जली और किसकी कम जली है। मुझे लगता है इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। हालांकि राजस्थान में इन सब विषयों का टिप्पणी करना अब इसलिए समीचीन नहीं रहा है क्योंकि राजस्थान में जब एक विधायक किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर हमला करे, बुरी तरह उसे मारे, 20, 25, 22 जगह उसके फ्रैक्चर्स हो जाएं, जो अखबार रिपोर्ट करे, और अगले दिन मुख्यमंत्री आकर के अखबार वालों को उलाने दे कि 22 नहीं है, केवल 7 ही जगह से फ्रैक्चर हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या 7 जगह से फ्रैक्चर होना अक्षम्य है, क्षमा करने लायक अपराध है? तो इस तरह के मुद्दों पर राजनीति करना, समाज को मजहब के आधार पर बांटना, समाज को ऊंच नीच के आधार पर बांटना, समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटना,
समाज में इस तरह के वैमनस्य भाव को पैदा करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने का प्रयास करना, यह कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के डीएनए में शामिल है। लेकिन जनता अब समझने लगी है और इसी के कारण से सिमटते सिमटते 2 प्रदेशों में आ गए और भविष्य बताएगा कि देश का कोई भी एक प्रदेश शायद अब उनके पास में नहीं बचेगा। धन्यवाद।